चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वैसे चैप्टर काफ़ी अनइवन कंट्रीब्यूशंस रहते हैं हर जेईमेन के अंदर। कई बार सवाल ज़्यादा पूछ लेते हैं, कई बार कम पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि सवाल पूछे भी नहीं, है ना। जैसे लास्ट ईयर शायद पहले अटैम्प्ट के अंदर शायद इस चैप्टर का कोई सवाल पूछा भी नहीं, फिर सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट के अंदर सवाल थोड़े से ज़्यादा ही पूछ लेते हैं। सो अनइवन थोड़ा कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर का रहता है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को अगर फॉर्मूले आते हो, फॉर्मूले लगाने आते हो तो आराम से सवाल कर सकता है। सवालों की प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, दैट इज़ बार मैग्नेट। आप सब लोग जानते हैं बार मैग्नेट एग्जैक्टली है क्या। मैग्नेट को बेटा हम बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। और अगर खास तौर से वह इस तरह से स्ट्रेट टाइप की हो तो उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक आपके पास साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ पोल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं, इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की औकात काफ़ी हद तक वैसी होती है जैसी चार्ज की होती है। जितना ज़्यादा चार्ज होता है अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर, उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट कर पाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जितनी ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी वो अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर पाता है। नॉर्थ पोल को हम ऐसे प्लस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और साउथ पोल को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एम जैसा मैंने बोला कि इट इज पोल स्ट्रेंथ। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज किसी एल डिस्टेंस पर पड़े होते थे तो हम उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे, वैसे अगर हमारे प्लस एम और माइनस एम अगर एल डिस्टेंस पर अगर पड़े होते हैं तो हम इसे मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन था, वैसे यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे साउथ टू नॉर्थ रहेगा। डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ रहेगा। ये जो स्मॉल एम है जिसे हम पोल स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसकी यूनिट जो होगी इट विल बी एम्पियर इनटू मीटर। इससे आप इसके डायमेंशन लिख सकते हो आई एल। ये जो कैपिटल एम है जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल रहे हैं, इसकी जो यूनिट होगी बेटा दैट विल बी ऑब्वियसली एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। भाई एम्पियर इनटू मीटर तो ये था, 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर दिया, डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा आई एल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा आपकी बार मैग्नेट है, ठीक। बार मैग्नेट जो है अगर मैं उसको ऐसे दिखा दूँ एक बार के लिए कि लेट से कि बेटा आपके पास ये बार मैग्नेट है, वेक्टर तो है, तो ये से साउथ और ये नॉर्थ, ठीक। इस बार मैग्नेट का लेट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपके पास एम है और ये मान लीजिए बेटा आपके पास इसकी एक्सिस है। ये मान लीजिए कि ऐसे इसकी एक्सिस है। एक्सिस वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे यूं होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले इलेक्ट्रिक डायपोल वाले फॉर्मूले जैसा सही है। इट विल बी 2 टाइम्स के, बड़ा के यहाँ पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी अपॉन आर रेज़ टू पावर 3। पी मतलब बेटा वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ पर एम आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन आर रेज़ टू पावर 3। आर बेटा ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसी तरह से अगर आपके पास ये इक्वेटोरियल लाइन है, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर रेज़ टू पावर 3। ये आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर याद रखना काफ़ी है, हालांकि फॉर्मूला काफ़ी हद तक वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था।
जहाँ पर k था वहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, जहाँ पर p था वहाँ पर आपके पास m आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी काफ़ी तक फंडा वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था, वैसे आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रख रहे हो। ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह से B है। आपके पास कोई बार मैग्नेट है ऐसे, आपके पास कोई बार मैग्नेट है इस तरीके से, जिसका नॉर्थ यहाँ पर और साउथ यहाँ पर। इस नॉर्थ पर फोर्स लगेगा सामने की तरफ MB, इस पर बड़ा पीछे की तरफ फोर्स लगेगा MB, क्योंकि साउथ पोल पर बड़ा -M, नॉर्थ पोल पर आपका +M। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है पोल स्ट्रेंथ इंटू B, इस पर बड़ा पोल स्ट्रेंथ इंटू B। नेट फोर्स तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क वगैरह ज़रूर आ जाएंगे। MB आगे MB पीछे, तो नेट फोर्स तो आपका 0। 2-4 बातें बेटा, नेट फोर्स तो आपका 0 होगा, टॉर्क ज़रूर आएगा। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी कैपिटल MB साइन थीटा। कैपिटल M इज ऑफ कोर्स बेटा उसका मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर फॉर्म में अगर याद रखना चाहो तो दैट इज ऑफ कोर्स M क्रॉस B, जिसमें से थीटा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम है, जिसमें से थीटा इज इक्वल्स टू 0 जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा इक्वल्स टू 180 जो है ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 से, थीटा इज इक्वल्स टू 0 से अगर मैं हल्का सा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोड़ दूं तो आपकी मैग्नेट ऐसे ऐसे एंगुलर SHM करेगी। उस एंगुलर SHM का जो टाइम पीरियड आएगा बट दैट इज T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो भी आपकी बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन MP, ऐसे आएगा, ये इसका टाइम पीरियड आएगा। हाँ, एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके कारण जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी एक फॉर्मूला है, दैट इज -MB cos थीटा या फिर -M डॉट B या फिर -M डॉट B। ठीक है, सारे फॉर्मूले वैसे वही हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। कोई चार्ज पार्टिकल अगर भाग रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आस पड़ोस के रीजन में कितनी होगी ये देख लेते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट कर पाएगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये आपका चार्ज पार्टिकल, चार्ज इसका Q, वेलोसिटी इसके पास ऐसे, और मान लीजिए कि मुझे यहाँ कहीं R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है इस चार्ज पार्टिकल के कारण। वेलोसिटी वेक्टर में और इस R वेक्टर के बीच में लेट से जो एंगल है बड़ा आपके पास थीटा है, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बड़ा म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वैसे बड़ा वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है SI यूनिट्स में। हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड R वेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो बड़ा फॉर्मूला हल्का सा बेटर हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q तो ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके पास जो है V क्रॉस R और यहाँ पर R रेज़ टू पावर 3, ऊपर एक R लगा दिया ना तो नीचे एक R लगाना और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो R³ आ जाएगा। V क्रॉस R से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे मान लो ये V है और ये R है, तो V क्रॉस R किया तो अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंदर की तरफ। अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो V वेक्टर ऐसे, R वेक्टर ऐसे, तो V क्रॉस R
बाहर की तरफ, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। हालांकि चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कभी किसी सवाल में ऐसा काम आता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें जो काम की चीज़ है वो है कि किसी तार में से अगर करंट जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो हमारे काम का है। और ये आता है बायोट सेवर्ट्स लॉ से। बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा तार है जिसमें करंट जा रहा है I और जिसकी लंबाई है लेट्स से बेटा dl। इसके कारण अगर मुझे यहाँ कहीं r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो निकाल लेंगे। ये जो dl वेक्टर है बेटा, dl वेक्टर मतलब लंबाई तो हो गई dl और वेक्टर के पास वही डायरेक्शन कर देना जो करंट के पास है, तो dl वेक्टर ऐसे, r वेक्टर ऐसे, इन दोनों के बीच में लेट से बेटा आपके पास एंगल जो है वो है थीटा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, छोटा सा तार है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बटा द कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर आप निकालोगे तो ऊपर नीचे बड़ा एक आर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। dl क्रॉस r अपॉन r रेज टू पावर 3। ये जो dl क्रॉस r है ये हमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे यहाँ पर dl ऐसे r ऐसे, तो dl क्रॉस r अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो dl ऐसे r ऐसे, dl क्रॉस r आएगा बाहर की तरफ, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। डायरेक्शन हमेशा आपको dl क्रॉस r से मिल जाएगी हमेशा ही, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्मूले बहुत ही बेसिक से हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए और dl क्रॉस r तो में करना आना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर आपके पास कोई सीधा तार है, ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई करंट जा रहा है, उसके कारण आस पड़ोस के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इस बात को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक तार है जिसमें करंट जा रहा है I और इस तार से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर ये वाला कोई पॉइंट है। इस पॉइंट की ऊपर वाले एंड से कुछ एंगल है और नीचे वाले एंड से भी कुछ ना कुछ एंगल है। मान लीजिए कि ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2। तो इस तार के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उसकी वैल्यू आएगी, बड़ा यू हैव टू रिमेंबर इट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, एज सिंपल एज दैट। रही बात डायरेक्शन की, तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ तो अंगूठा कर दो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो तरीका वही है, राइट हैंड लो, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड्स आएगी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर से रहना चाहिए आपके दिमाग में, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर मान लीजिए कि आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हुआ और फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड मुझसे पूछ ले, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण
ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट बेटा आपके पास इस तरह से आई और यहां से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, निकाल लेंगे। वो वाला पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी अगर इन्फिनिटी पे है तो ये वाला एंगल आपका लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स साइन 90। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस उस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछ लेगा तो हम बता देंगे कि हाँ भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, आसान सा ग्राफ है, समझ तो आ ही गया होगा। आगे चलिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, इसमें लेट से बड़ा करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है आई, नंबर ऑफ टर्न्स है एन और इसका रेडियस है आर, और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई है, रेडियस आर है। सबसे पहले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखें रहना, करंट अगर यूं जा रहा है ना तो आप अपने राइट हैंड को यूं ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। करंट अगर यूं जा रहा है तो राइट हैंड को यूं ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगी। यहाँ बड़ा मैं ऐसे मान लेता हूँ कि करंट जा रहा है ऐसे, तो हाथ कर लिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज सिंपली B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। एन बड़ा नंबर ऑफ टर्न्स, आई आपका करंट, आर इज ऑफ कोर्स रेडियस। इसी तरह से यहां से x डिस्टेंस दूर अगर मैं यहां पर गया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें अगर हम x को 0 पुट कर देंगे ना तो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सीधी आ जाएगी। ठीक है, अगर हाफ रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, फिर सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो आप n को हाफ और 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारा काम थोड़ा अपना ऐसे ही चल जाता है। आई होप ये वाली बात सारी आपको समझ में आ ही गई होगी। फॉर्मूले पर आपको इस तरह से याद ही करना है। यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगातार x के साथ घट रही है। x इक्वल्स टू 0 पर तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और उसके बाद वो लगातार घटे जा रही है, ऐसे लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई रियली होप है ना सारा एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज लूप एज ए मैग्नेट। कोई करंट कैरिंग अगर लूप है तो हम उसे एक मैग्नेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम एक मैग्नेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कोई करंट कैरिंग लूप अगर है तो उसे हम एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से ये बड़ा एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे करंट जा रहा है इसमें आई, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके एन, और इसका रेडियस आपके पास इस तरह से है आर। ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक मैग्नेट से, एक शॉर्ट मैग्नेट से, जिसका लेट से बड़ा नॉर्थ पोल इधर की तरफ और साउथ पोल इधर की तरफ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ऐसे तो बड़ा ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ऐसे। हाँ, इसको जिस मैग्नेट से मैं रिप्लेस करूंगा उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा इस लूप में बहने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट तो आई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर n लूप्स हैं तो एरिया होगा n टाइम्स पाई आर स्क्वायर।
ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इस करंट कैरिंग लूप का। जैसे मान लो कि मैं छोटा सा एग्जांपल और दूं, मान लो कि आपके पास ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे आई, ठीक है। ये जो लेंथ है एल है, ये जो विड्थ आपके पास है वी है। तो अगर इसमें करंट यूं जा रहा है ना, तो आप हाथ ऐसे कर दो, आप इसको एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हो, सॉरी एक मैग्नेट की तरह रिप्लेस कर सकते हो, जिसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट अंदर की तरफ होगा, मतलब नॉर्थ पोल अंदर की तरफ, बाहर की तरफ साउथ पोल। और उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा करंट इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ऑफ कोर्स एल इंटू बी, और अगर इसके नंबर ऑफ टर्न अगर दे रखे हैं तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना, और ऐसे करके हम बड़े आराम से मैग्नेटिक डायपोलमेंट लिख सकते हैं। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, और जिस मैग्नेट से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उस मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा एक छोटा सा पॉइंट और, दैट इज सोलेनॉइड। सुनिएगा समझिएगा। बट आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, अच्छी खासी लेंथ का नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, जिसका रेडियस बड़ा लेट्स आपके पास आर है, जिसकी लेंथ आपके पास लेट से एल है। और इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर हमने ना ऐसे तार लपेट रखे हैं, ऐसे बड़ा तार लपेट रखा है ऐसे, यूं तार में करंट गया आई और इधर से वही करंट निकल गया। इस तार का आपको स्मॉल एन दे रखा है, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ, कितने टोटल टर्न है डिवाइड बाय टोटल कितनी इस सिलेंडर की लेंथ। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब आई बड़ा इसमें करंट है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे कभी अगर इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो आप एक काम करो, ये वाला एंगल लिख दो θ1, ये वाला एंगल लिख दो θ2, ठीक है। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, अच्छा बेटा करंट अगर ऐसे बह रहा होगा ना तो फिर मैग्नेटिक फील्ड यूं आ जाएगी, करंट अगर ऐसे बह रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूं आ जाएगी। जिस तरफ करंट बह रहा हो ना उस तरफ राइट हैंड को ऐसे घुमा दिया करो, ठीक है। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बेटा इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। सिंपल सिंपल, बिल्कुल फ्लैट सा ही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना चाहोगे इस बात को, आप याद भी रख सकते हो। अगर कभी आइडियल सोलेनॉइड लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब उस सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा है। मान लो बेटा कभी ऐसा लिखा हुआ है कि आइडियल सोलेनॉइड है, ऐसे बोल दिया कि हमारा जो सोलेनॉइड है ना वो आइडियल है, तो उस केस में उसकी जो लेंथ होगी ना वो रेडियस वगैरह के मुकाबले काफ़ी बड़ी होगी। तो अक्सर हमें जो रिजल्ट याद रखना होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोलेनॉइड का याद रखने से भी हमारा काम बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है अच्छी खासी लेंथ का, और इसके अंदर लेट से बेटा हमने कोई ना कोई तार लपेट रखा है ऐसे, ठीक है। इस तार में से करंट जा रहा है आई, और मुझे क्या है कि इस सिलेंडर में बीच में कहीं, एंड पे नहीं, बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो मैं क्या करूंगा कि पहले ये वाला एंगल लिख दूंगा और फिर बड़ा मैं ये वाला एंगल लिख दूंगा। अब ये तो तुम समझ गए इस बात को कि अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है और रेडियस बहुत छोटी है तो ये वाला एंगल तो बहुत छोटा आएगा। रेडियस बहुत छोटी है, लेंथ बहुत बड़ी, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा आएगा। तो ये वाला एंगल अगर मेरे पास θ1 है, ये वाला एंगल अगर मेरे पास θ2 है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे मिड पॉइंट पे, मतलब बीच वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी मेरे पास, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। लेकिन θ1 θ2 दोनों बेटा लगभग जीरो के आसपास ही। कॉस जीरो इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब अगर मैं
ऐसे बीच वाले जितने भी पॉइंट्स की अगर बात करूं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, म्यू नॉट एन आई। हाँ, एंड वाला जो पॉइंट होगा ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका थीटा 2 तो बड़ा ऑब्वियस बात है, टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा, लेकिन आपका जो थीटा 1 है वो 90 हो जाएगा। कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो ऑब्वियस बात है कि एक तो हो गया कॉस 0, एक हो गया कॉस 90। तो एंड पॉइंट पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई बाई 2 एंड पॉइंट पर। इधर वाले पर भी अगर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो मैं लिख दूंगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे पास म्यू नॉट एन आई बाई 2। जो सिचुएशन बेटा यहां पर है वही सिचुएशन एक टोरॉइड में भी होती है। अब टोरॉइड में क्या है सुनना, टोरॉइड में मामला ऐसा होगा कि ये ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप मामला, ऐसा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर तार लपेट देंगे ऐसे, यू, इसमें तार लपेट देंगे ऐसे। आई करंट आया, आई करंट वापस आ गया। यहां से यहां तक की जो रेडियस है, बड़ा मैं एक बार के लिए आर मान लेता हूं, तो टोटल लेंथ बेटा कितनी होगी? 2 पाई आर। मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है, तो यहां पर स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होगा बड़ा वो ऑफ कोर्स कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होगा। अब बड़ा यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, बस वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस बार है ना ऐसे होगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, यूं होगा ऐसे। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूं होगा, इस खाली जगह के अलोंग ऐसे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो वही आएगी म्यू नॉट एन आई, दैट इज बड़ा एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ। ये आपके पास बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। समझिए बेटा इस बात को, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत ही ऐसे बेटा छोटी सी बात है, सुनना। मान लीजिए कि आपके पास ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस प्लेन में से कुछ ना कुछ तार जा रहे हैं, कईयों में करंट बाहर आ रहा है, कईयों में करंट अंदर जा रहा है। मान लीजिए कि यहां पर करंट जा रहा है I1 अंदर, यहां बड़ा करंट आ रहा है I2 बाहर, यहां करंट जा रहा है अंदर I3, यहां करंट आ रहा है बाहर की तरफ I4, यहां अंदर जा रहा है I5, यहां बड़ा बाहर की तरफ जा रहा है लेट्स से I6, ठीक है। मैंने इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ऐसे एक क्लोज्ड लूप बनाया, ठीक है। क्लोज्ड लूप बनाना जरूरी है। ये जो क्लोज्ड लूप बनाया है इसका एक नाम होता है, इट इज एम्पीरियन लूप। अब मान लीजिए कि लेट्स से इस पॉइंट पर इन 6 तारों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है बी, और जो ये जो बड़ा एम्पीरियन लूप लिया है इसके अलोंग मैंने एक छोटा सा लेंथ ले लिया लेट्स से dl, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इस छोटी सी लेंथ के लिए मैंने b डॉट dl किया। क्या किया? b डॉट dl, मतलब b इंटू dl इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ऐसे छोटी छोटी लेंथ पर मैं b डॉट dl करता गया और करते 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 मैं वापस यहीं पहुंच गया। तो इससे हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट है, आई इन।
सर इसके अंदर तो I1, I2, I3, I4 4 हैं, I5 और I6 तो बाहर है, तो I5 और I6 तो नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला करंट ही लिखना है। अच्छा, अंदर वाले में भी किसी को हम पॉजिटिव लिखेंगे, किसी को नेगेटिव। सर किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव? देखो यार, तुम DL 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 ऐसे ले रहे हो, तो अपने हाथ को यूं कर दो, राइट हैंड को, और अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो बाहर वाले करंट को तो प्लस लिखना और अंदर वाले करंट को माइनस लिखना। तो I1 तो आएगा माइनस के साथ, I2 आएगा प्लस के साथ, I3 आएगा माइनस के साथ, और I4 आएगा प्लस के साथ। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन B डॉट DL। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, और हमारे पास बड़ा B डॉट DL की वैल्यू ये आ जाए। आई रियली होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। किसी सिमेट्रिक सर्किट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इस एम्पिरियन लॉ का थोड़ा काम रहता है कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास बहुत लॉन्ग होलो सिलेंडर है, खोखला है बेटा, अंदर से खाली है ऐसे, और ये बड़ा बीचों बीच से गुजरने वाली उसके एक्सेस है। सारा का सारा जो करंट है वो ऐसे सरफेस पर से जा रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर आपके पास बड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, और बाहर वाले पॉइंट पर अगर एक्सिस से दूरी अगर r है तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा, मान लो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंगूठा लेके ऊपर की तरफ, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उस तरफ हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एक्सिस से दूरी। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और बाहर वाले पॉइंट के लिए ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसे ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पड़ा है, कहां पर? एक्सिस पर। इतनी सी बात याद रखना इज मोर देन एनफ, हमें कोई और बात याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। ये बेटा मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, और ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसमें सारा का सारा चार्ज बेटा से पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में से गुजर रहा है। मान लो बेटा इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और कुल मिलाकर ऊपर की तरफ I करंट जा रहा है। तो हम यहां पर करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। करंट कितने एरिया पर जा रहा है? पाई R स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जा रहा है, ठीक है। अब बाहर वाले पॉइंट पर तो वापस से बड़ा वही कहानी, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, बड़ा बाहर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वही आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई सेंटर से दूरी। बस, अगर बेटा आपको I की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, J की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो आप I की जगह लिख सकते हो J टाइम्स पाई कैपिटल R का स्क्वायर। और अगर मैं अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस अंदर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट JR बाई 2। बेटा ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r बेटा ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो कोई अगर मुझसे ये भी पूछ लेना कि सर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्सिस से दूरी, इनके बीच ग्राफ कैसा होगा, तो मैं बड़े आराम से प्यार से ऐसा बोल पाऊंगा कि अंदर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस से दूरी है ना, और बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी है। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और तो और बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू समथिंग r, बड़ा समथिंग आपका स्लोप हो जाएगा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास म्यू नॉट J बाई 2 आ जाएगी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? ऑफ कोर्स बड़ा कहां पर है? सरफेस पर है, क्योंकि एक्सिस से लेकर सरफेस तक बढ़ती है, उसके बाद लगातार घटती है, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है।
आगे चलते हैं। अच्छा, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये वाले फॉर्मूले बेटा याद रखना। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर रख दिया तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए बेटा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है क्यू, बेटा उसके पास वेलोसिटी है बेटा लेट्स से वी वेक्टर। तो इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा दैट विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी से उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी हमें पता लग जाएगी। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा चार्ज इंटू चार्ज की स्पीड इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा इज ऑब्वियसली एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। एक बात हो रही है कि जैसे कोई भी फोर्स होता है ना, उसका पावर क्या होता है? उसका पावर होता है फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे पास फोर्स आया ना, ये तो वी क्रॉस बी आया है, मतलब क्यू इंटू वी क्रॉस बी आया है। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसी मैग्नेटिक फोर्स का अगर वेलोसिटी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो जीरो आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आना चाहिए। तो ऐसे में हमारा मैग्नेटिक फोर्स का जो पावर है बड़ा वो हमेशा जीरो आएगा। यहां से मैं एक नतीजे पर और पहुंच सकता हूं कि जो आपके मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये कभी भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं कर पाएंगे। और अगर वर्क डन नहीं कर पाएंगे तो ये कभी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये स्पीड को चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरे कहने का अर्थ ये कि वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मूविंग चार्ज की सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने की जो क्षमता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं होगी। अच्छे पॉइंट थे बेटा, सारे के सारे बढ़िया पॉइंट थे। अगला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। मान लीजिए कि इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ बी और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये मेरे पास कोई ना कोई चार्ज है बड़ा, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज है और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी है ऐसे। तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स आएगा वी क्रॉस बी की तरफ। वी की तरफ हाथ ले जाओ, बी है अंदर की तरफ हाथ कर्ल किया, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो फोर्स आएगा इस तरफ। और इस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है बड़ा वो आएगी चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बड़ा कितना है? 90। तो कुल मिलाकर आपके पास जो फोर्स आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली QVB। इस फोर्स के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा बिना स्पीड में किसी प्रकार की कोई भी चेंज के। सर अंदर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन आना चाहिए v²/r, वेयर r इज ऑफ कोर्स द रेडियस। हाँ बेटा सही बात है। अंदर की तरफ अगर इस चार्ज पार्टिकल का एक बार के लिए मैं मास m मान लूं तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है QVB, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v²/r। एक बड़ा v से v कैंसिल हो गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बड़ा रेडियस का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज mv/qb। इस mv को मैं मोमेंटम भी लिख सकता हूं, तो p/qb। इसको बड़ा मैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं अपॉन QB। ये जो काइनेटिक एनर्जी ना मैं इसको बड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं Q इंटू कैपिटल B।
कैपिटल वी मतलब बेटा पोटेंशियल। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा बोल दें कि चार्ज पार्टिकल को हमने वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया और फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया। तो चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट करोगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Q इंटू वी। तो बड़ा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच इट इज एक्सेलरेटेड। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक काम के हैं। हालांकि ये वाला फॉर्मूला याद रख लिया तो बाकी तो बच्चा अपने आप ही आपस में रिलेट कर लेता है, उसे कोई खास दिक्कत नहीं आती। यही नहीं, हम इसका ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा ऑफ कोर्स आएगा आपके पास V बाई आर। जैसे ही बेटा मैंने V बाई आर किया तो मेरे पास ये आ जाएगा Q B अपॉन M। चक्कर काटने में समय कितना लगेगा उसे हम टाइम पीरियड बोल देंगे, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई M अपॉन क्यू बी। एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा चार्ज पार्टिकल उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, दैट इज ऑफ कोर्स 1 अपॉन टी, दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई M। ये बड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे के सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो हम चाहें तो अगर तो याद रख सकते हैं, और रिजल्ट सारे अच्छे हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक कंडीशन और है, दैट इज हेलिकल पाथ। हालांकि हेलिकल पाथ पर कोई जेईई मेन में सवाल आए इस बात के चांसेस थोड़े से कम ही हैं, बट फिर भी सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि इस तरफ कोई एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग आपने कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे। यहां पर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है M, और मैंने इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है B यूनिफॉर्म। और मैंने इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं दी, बल्कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना के दी। तो ऐसे में जो चार्ज पार्टिकल होगा ना, ये ऐसे हेलिकल पाथ के लॉन्ग मूव करेगा ऐसे। अब इसकी वेलोसिटी के तुम दो कंपोनेंट कर लेना। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट तो आ जाएगा सामने की तरफ v cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो v sin थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इसके कारण मोशन थोड़ा सर्कुलर भी होगा। वो तो सर्कुलर काइंड का मोशन है, उसकी बड़ा रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी। उस बड़ा वी में सिर्फ और सिर्फ वो वाली वेलोसिटी लेना जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो सामने की तरफ तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट v cos थीटा, और इस yz प्लेन के अंदर मोशन रहेगा सर्कुलर। तो कुल मिलाकर बड़ा मोशन कैसा आ जाएगा, हेलिकल। तो मोशन विल बी लाइक दिस। मोशन विल बी लाइक दिस। मोशन विल बी लाइक दिस। ठीक। और इसमें भी है ना दो तीन बातें हैं बड़ा। एक तो वही टाइम पीरियड पूरा चक्कर काटने में बड़ा, वो तो वापस वही रहेगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इस एक टाइम पीरियड के अंदर चार्ज पार्टिकल ने जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, मतलब यहां से चलते 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 ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम पिच बोलते हैं। जो पिच लेंथ है वो अगर आप चाहो तो बड़ा याद रख सकते हो, पिच लेंथ विल बी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, दैट इज v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये आपके पिच लेंथ। तो वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इधर वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और इधर वाली जो वेलोसिटी है वो बड़ा इस तरह सर्कुलर मोशन देती रहेगी। तो ये सर्कुलर और ये स्ट्रेट लाइन, कुल मिलाकर बड़ा मोशन कैसा आ जाएगा, ऐसा हेलिकल हो जाएगा। और भी कोई बात पूछे तो आप निकाल सकते हो, मेन बात थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी याद रखने से भी आपकी काम चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉरेंट्ज फोर्स। बेटा लॉरेंट्ज फोर्स इज जस्ट फैंसी नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे कोई अलग से चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और वो अगर v वेलोसिटी से जा रहा है और वो जिस रीजन के अंदर प्रेजेंट है उस रीजन के अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा इट विल बी बेसिकली समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्सेस।
जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स हम जानते हैं Q इंटू ई। चार्ज Q अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर है तो ऑफ कोर्स उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। साथ ही साथ उस पर एक फोर्स और लगेगा Q इंटू वी क्रॉस पे, Q इंटू वी क्रॉस पे। ये बड़ा हमारा नेट फोर्स है, जिसमें हम जानते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। अच्छा ऊपर लिख दो, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। ऐसे करके हम चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं अगर उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों हैं तो। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर मान लीजिए कि कोई तार जो है वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और तार में अगर करंट जा रहा है तो उस तार पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स है वो भी हमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लेट से कोई वायर है ऐसे, जिसमें करंट है I, लेट से बड़ा उसकी लेंथ है आपके पास dl, और यहीं पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे B। तो इस छोटे से तार पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी बड़ा दैट विल बी I इंटू DL क्रॉस B। दैट विल बी I इंटू DL क्रॉस B। DL क्रॉस B से हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। जैसे DL तो ऐसे, जिस तरफ करंट है उस तरफ DL, और B ऐसे, तो DL क्रॉस B। अंगूठा आ जाएगा अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर जानना चाहूं तो दैट विल बी I इंटू DL इंटू B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड B वेक्टर। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ DL वेक्टर, ये आपका बड़ा B वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल बड़ा लेट से आपका थीटा। तो जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड B वेक्टर। तो DL वेक्टर और B वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका एंगल थीटा है। इससे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अगर मान लो कभी तार बड़ा हुआ, मान लो बड़ा कभी तार बड़ा हुआ, तो हम छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स निकालकर सारे के सारे फोर्स को जोड़ देंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दैट इज I इंटू DL क्रॉस B का इंटीग्रेशन। मान लो कि कभी कोई तार जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो उस B वेक्टर को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास नेट फोर्स सीधा आ जाएगा I, DL का इंटीग्रेशन आपके पास जाएगा L, B वेक्टर बड़ा पहले से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो आप सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हो I इंटू एल क्रॉस बी। ये I इंटू एल क्रॉस बी फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब आपका तार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो। सर ये एल वेक्टर का अर्थ क्या है? जैसे मान लो कि कोई तार है ऐसे और उसमें करंट जा रहा है ऐसे, और ये तार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो आप इस पर फोर्स निकालने के लिए आप इस पूरे के पूरे तार को हटा सकते हो और सिर्फ पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट को जोड़ते हुए ऐसे एक दूसरा तार बना दो। ये जो तार है ये आपका एल वेक्टर हो जाएगा। इस पूरे तार को हटा दो और सिर्फ ये तार बना दो, ये आपका हो जाएगा एल वेक्टर। और इस तार पर फोर्स निकाल लो या इस तार पर फोर्स निकाल लो, एक ही बात है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप तार पड़ा हो तो बड़ा ऐसे केस में आप बड़े आराम से फोर्स निकाल सकते हो। अब कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास कोई तार है ऐसे क्लोज्ड लूप टाइप, यूं जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, और ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और उसमें करंट जा रहा है। सर बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो कोई भी समझदार बच्चा डायरेक्ट ही बोल देगा सर नेट फोर्स तो जीरो आएगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि जहां से चले थे अगर वहीं पहुंच गए तो आपका जो एल वेक्टर है वो जीरो हो गया। बड़ा एल वेक्टर तो आपका जीरो हो गया है ना। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, एल वेक्टर आपका जीरो हो गया। और अगर एल वेक्टर अगर जीरो हो गया तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी आपका जीरो हो गया। तो करंट कैरिंग लूप अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो उस पर लगने वाला आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये चीज बेटा मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी, है ना। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं। अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि ये आपके पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है
जिसमें करंट है I1, दूसरा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और है और उसमें करंट है ऐसे I2, दोनों पैरेलल हैं और ऐसे ना साइड बाय साइड में करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में। लेट से उन दोनों में ऐसे डिस्टेंस ऐसे R है। तो ये जो दूसरा वाला वायर है ना, इसकी L लेंथ का अगर मैं सेगमेंट लूंगा ना, तो इस L लेंथ के सेगमेंट पर फोर्स आएगा इधर की तरफ, और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, दैट बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, सॉरी इनटू L मतलब क्या है बेटा, इस इतने से पार्ट की लंबाई। तो इस इतने से पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अपोजिट डायरेक्शंस में अगर करंट जाएगा तो रिपल्सिव हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट है, याद रख सकते हैं आप इसको ना। नेक्स्ट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बेटा इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं बोलनी। अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेटा हमेशा हॉरिजॉन्टल हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बेटा लेट से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बेटा आपकी लेट से वर्टिकल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर लेट से अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऐसे बी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एंगल बना के भी हो सकती है। इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है बेटा इसे हम एंगल ऑफ डिप कहेंगे, एंगल ऑफ डिप कहेंगे। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी बी का कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी बी का साइन थीटा। जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये बहुत ही सीधे साधारण से रिजल्ट है, चाहो तो आप इनको याद भी रख सकते हो। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट है ऐसे ही दो तीन बेटा छोटे छोटे टर्म्स हैं। सबसे पहली बेटा मेरे पास है मैग्नेटाइजेशन या फिर बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिंपली डिफाइंड है कि कोई भी मटेरियल जो है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बड़ा हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम बड़ा बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये अपना बड़ा एक वेक्टर क्वांटिटी है बड़ा, ये जो आई जो है ये अपना एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक दो तीन इसमें छोटी छोटी बातें और समझाता हूं। जैसे मान लो कि बेटा ये कोई सब्सटेंस है और इसको मैंने ऐसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो इस सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी। अगर ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हुआ तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगी। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ उस केस में आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगी। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? पैरा में और फेरो में, फेरो के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, और पैरामैग्नेट में थोड़ी सी कम होगी। बस वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी या बेटा एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ये है किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय उस मीडियम की परमिएबिलिटी, या फिर ऐसे बोल दो बेटा अपॉन म्यू नॉट
इंटू म्यू आर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी बेटा वो ये है कि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो है ना, हमने उसको इस तरह से डिफाइन करके ना, इस तरह से डिफाइन कर दिया कि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन आपका जो एच है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो कोई सा मीडियम हो बेटा, हर जगह उसमें एच की वैल्यू सेम ही आएगी। हमने उसको डिफाइनिंग एग्जैक्टली इस तरह से किया है। ये जो म्यू आर है ये आपकी बेटा एक तरह से रिलेटिव परमिएबिलिटी है। हम एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं बेटा, दैट इज इंटेंसिटी, सॉरी बेटा, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, बेटा दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को बेटा हम इस तरह से जाई लिखते हैं, एंड इट इज आई बाई एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई बेटा आपने कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा रखी, बेटा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। कुछ एक दो बातें याद रख लें बेटा, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर आप जिस तरफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाओगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसके अपोजिट आती है। इस कारण से जाई की जो वैल्यू है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होगी। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनके अंदर जिस तरफ आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाओगे उनके अंदर बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसी तरफ होगी, इसलिए बेटा उनके अंदर जाई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनके अंदर भी बेटा जाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जिस तरफ आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाओगे आपका जो क्या कहते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। बस इसमें जाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन लार्ज आएगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आपके जाई की वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा होगी। एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि जाई जो है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू उतनी ही कम होगी, टेम्परेचर केल्विन के अंदर होना चाहिए। दिस लॉ इज नोन एज बेटा क्यूरीज लॉ, ठीक है बेटा, दिस इज नोन एज योर क्यूरीज लॉ। एक लास्ट बात और, ये जो आपका म्यू आर है ये बेटा आपका हमेशा 1 प्लस जाई होगा। याद रखना चाहो थोड़ा याद रख सकते हो, इट इज ऑलवेज 1 प्लस जाई, या बेटा 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, समझ गए सारी की सारी बात को। और इसका कल प्रैक्टिस सेशन करते हैं। मैं लगभग बेटा सारे के सारे फॉर्मूले बड़ा तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, समझ में क्या